बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। चारों मेहमान स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के एसआर ड्राइव में लगभग 3 करोड़ नाम जो हैं वो कटने की संभावना है। इसमें से बहुत से लोगों के स्पष्टीकरण आ जाएंगे तो नहीं कटेंगे, कागज आ जाएंगे। तो जो घुसपैठियों को पकड़ने की ड्राइव चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी हमने आपके सामने बात की। फिर हमने आपको बताया राहुल गांधी ने कल जो अमित शाह जी का भाषण हुआ उस पर उन्होंने कहा कि मेरे सवालों के जवाब नहीं थे और मुझसे खुली डायरेक्ट बहस करें अमित शाह और मेरे सवालों का जवाब दे जो मैंने वोट चोरी के सबूत दिए हैं। वो बयान आपने सुना। फिर एक अमित शाह जी के बयान पर कुछ उनके मुंह से निकल गया था, हम बोलचाल पे हम लोगों के मुंह से भी निकल जाता है, उसको उन्होंने संसद में पकड़ लिया कि उन्होंने तो गलत शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको अमित शाह जी का एक बयान सुना देता हूं जिसमें उन्होंने घुसपैठियों की ही बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर मैं आपको इसका एक डेटा दूंगा कि घुसपैठिए जो हैं देश में क्यों आते हैं। सब आप घुसपैठियों का सवाल होता है तो सारा ऑपोजिशन कहता है कि ये तो अमित शाह का डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है, इनके तो सवाल पूछे जाएं तो इनसे पूछे जाएं कि घुसपैठी 11 साल से क्यों आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, या जब से भी वो गृह मंत्री हैं हमसे क्यों सवाल होता है, या ये हम पे तोहमत क्यों कि हम घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। इसका जवाब दिया गया है कल, सुने। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। और ममता जी कहती हैं कि मैं किसी को बांग्लादेश नहीं जाने दूंगी। उनका कहना यह है कि मैं भारतीय लोगों को बांग्लादेशी ये लोग बता देंगे तो उसको मैं जाने नहीं दूंगी, उसको मैं कोई हमारा नागरिक नहीं जाएगा। लेकिन ये डेटा देखिए ना, जो डेटा बता रहा है आप। सर एक सेकंड, एक बचाव कर रही है ममता बनर्जी क्या? ममता बनर्जी का तो बचाव, गलत बचाव कर रही है। मैं किसी बांग्लादेशी को नहीं जाने दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी यहां पश्चिम बंगाल से नहीं जाने देंगे। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती हैं कि घुसपैठिया वहां से जाए। ये आप उनका बचाव कर रहे हैं। बचाव नहीं कर रहा सर, मैं तो कह रहा हूं कोई चीफ मिनिस्टर ये कैसे कह सकता है कि ये इलीगली बांग्लादेशी मेरी स्टेट में रह रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो सौरभ जी इतनी ही बात कह देते ना कि भाई जो यहां से इलीगल है सिर्फ वही जाएगा, बाकी जो बंगाल के देश का नागरिक है वो नहीं जाएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप भी वही कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर होते हुए कैसे वो कह सकते हैं। मैं ये नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मैं अभी भी इतना विश्वास रख रहा हूं कि ममता जी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं किसी घुसपैठिए को भी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कैसे कह सकती है वो? तो ये मैं और आप सेम पेज पे हैं सर। इतना दर्द नहीं होता ममता बनर्जी जी को। अच्छा देखिए साहब, ये जो है आंकड़ा कुछ दिया उन्होंने गृह मंत्री ने कल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश। पार्लियामेंट की वो प्रोसीडिंग्स देख रहा है, उसमें साला शब्द के लिए उनका नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एक्सपेंस कर दिया गया। एक्सपेंस कर दिया गया। वो तो मैं उसका अब आपने बोल दिया, वो उसी समय हो नहीं, मैं ये शब्द को जिस तरह से लिया गया है। ये देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर है 2216 किलोमीटर का। फेंसिंग हो चुकी है 1647 फेंसिंग। सर ये बात नहीं पूरी हो पाएगी। जो है ना ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को भी कहा जाता है। टोटल 2216 किलोमीटर में से 570 किलोमीटर फेंसिंग बांग्लादेश में होना बाकी है। इसमें से 112 किलोमीटर की फेंसिंग मुमकिन नहीं है, ज्योग्राफी की वजह से वहां फेंस लगी नहीं सकती है। तो बाकी बचे कितना? 456 किलोमीटर पर फेंसिंग की कोशिशें हो रही हैं। 456 किलोमीटर बहुत लंबा स्ट्रेच होता है। अब इसमें से 78 किलोमीटर फेंसिंग के लिए एजेंसी को दे दिया गया है। अब कितना बचा साहब? 378 किलोमीटर जिस पर काम भी नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, फेंस लग सकती है। क्यों नहीं हो रहा? अब ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 378 पर फेंसिंग का काम क्यों नहीं हो रहा? 149 किलोमीटर का एरिया राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जाना बाकी है। जमीनी एक्वायर नहीं की है स्टेट गवर्नमेंट ने। 15 साल से मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। 31 किलोमीटर की जमीन लेने के लिए स्टेट कैबिनेट की मंजूरी नहीं हुई है। 181 किलोमीटर की जमीन का भुगतान हो गया है, राज्य सरकार ने जमीन हैंडओवर नहीं की है फेंस लगाने के लिए। और
7 किलोमीटर जमीन की वैल्यूएशन नहीं की है अभी तक राज्य सरकार ने, और 10 किलोमीटर जमीन की कीमत केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की तरफ से अदा नहीं की गई है। आप बता दीजिए इसमें कौन जिम्मेदार है और क्यों नहीं ये काम हो रहा। फिर कह रहा हूं ये वो जगह है जिस पर फेंस लग सकती है, कोई ज्योग्राफी आड़े नहीं आती। आप जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, आप कैबिनेट से मंजूरी नहीं देंगे, आप हैंडओवर नहीं करेंगे, जो जमीन आपने एक्वायर कर लिया वो आप हैंडओवर नहीं कर रहे हो जिस भी एजेंसी को ये काम कर रहा है। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी की बात। फिर इसमें इफ एंड बट क्यों? इसमें ये 10 किलोमीटर जो केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है उनसे भी पूछते हैं आपने क्यों 10 किलोमीटर का पैसा रोक के रखा हुआ है, आप उसका पैसा भी दीजिए। लेकिन फिर इसमें बहानेबाजी ना हो, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। आगे चलते हैं, अगली खबर मैं आपको बता रहा था, ये अमित शाह जी के कल के भाषण की मोदी जी ने तारीफ की, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑपोजिशन के सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी बताया कि एसआईआर क्यों जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने उनके भाषण की तारीफ की, ट्वीट किया उन्होंने, एक्स पर लिखा है उन्होंने कि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो ठोस तथ्य सदन के सामने रखे वो बहुत शानदार थे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति को उजागर किया और विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। प्रधानमंत्री को तो चलिए भाषण अच्छा ही लगा होगा, राहुल जी को नहीं लगा, प्रियंका जी को कैसा लगा ये भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी, 1 घंटे के लिए सिर्फ इन्होंने सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने मांगा लोकसभा में, कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? आप जवाब मांग रहे हो, वो जवाब दे रहे हैं, मतलब सफाई कह लीजिए, चलिए वो सफाई दे रहे थे और नहीं देते तो आप कहते कि जवाब नहीं दे रहे, जवाब दिया तो कह रहे चोर चोर चोर, देखो सफाई दे रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य सचमुच अब हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अब कांग्रेस का मजाक बनाने पे लग गए हैं क्या? अब अगर न मजाक बनाने पे लगे होते तो जिस तरह से इतनी मारामारी करके वो पिछली बार भी बक्सा वक्सा बनवाए थे एसआईआर वाला, इस बार भी बनवाए थे, खड़गे जी सहित सारे नेता उसमें शामिल थे सदन के बाहर, और जब यानी जितनी देर इन्होंने सदन के बाहर प्रदर्शन किया उतने देर भी सदन के भीतर चर्चा में टिक नहीं पाए। एक जो मूल बात। दूसरा, अमित शाह का कल का भाषण तो सबको बार बार सुनना चाहिए, जिसकी राजनीति में थोड़ी रुचि है, जिसको इस देश की जो समस्याएं हैं उन मुद्दों पर थोड़ा ठीक से समझना है, जिसको हम कहते हैं कि क्लासरूम जैसा समझना है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मुझे अमित शाह के भाषण में हर उस सवाल का जवाब मिला जो विपक्ष लगातार कर रहा है। अब आप कहें कि कुछ ऐसे सवाल थे जो वो क्यों नहीं देता, हां या ना में जवाब नहीं दे, जैसे उदाहरण के लिए कि 45 दिन बाद सीसीटीवी की फुटेज क्यों डिलीट हो जाएगी, हां या ना। तो अब हाँ या ना में नहीं, लेकिन बहुत विस्तार से उसका भी जवाब उन्होंने दिया और वो भी जवाब काफी हद तक ठीक लगता। अब मूल जो बात है, जो अमित शाह ने कहा, मुझे लगता है कि वो वाला बयान सबको सुनना चाहिए। सौरभ जी, सोनिया जी, इंदिरा जी और नेहरू जी तक पर अमित शाह ने आरोप लगाए राहुल कांग्रेस नहीं भागी। घुसपैठियों पर जैसे ही कहा राहुल कांग्रेस भाग खड़ी हुई। और अमित शाह के शब्दों में कहें, अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों पर इतना बुरा लग गया, लेकिन वो चाहे 200 बार बायकॉट करें, हम तो एक भी घुसपैठिया देश में रहने नहीं देंगे। और इस मसले पर भी बार बार आ रहा था, जो फेंसिंग वाला कैसे आ जा रहा है, उस पर भी इतना स्पष्ट आंकड़ों के साथ गृह मंत्री का सदन में जवाब आया। मुझे लगता है कि इस पर भी अब विराम लगना चाहिए। हाँ, जवाबदेही केंद्र सरकार की अभी। राहुल गांधी के जो सवाल जो भी वो उठाते हैं उसके उत्तर थे, पॉइंटेड जवाब थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। सर, आपको लगा? देखिए, अमित शाह जी को यदि भाषण देखें तो वो बहुत तथ्यात्मक तरीके से भाषण देते हैं और वो जितनी बात पॉइंट वाइज करते हैं वो आमतौर पे नेता नहीं करते। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे सवालों के जवाब मिले ही 100% जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। एक तो मुझे लगा कि राहुल जी वैसे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों से संसद में सीनियर हैं जी, दोनों नेताओं से 21 साल से है ना। लेकिन वो जिस तरह से कल मुझे थोड़ी हैरानी हुई, विपक्ष के नेता भी हैं, सीनियर भी हैं, वो कह रहे थे मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दूँ। तो शायद संसदीय व्यवस्था में उनको पता होगा कि संसद के बाहर जो बातें होती है उनका जवाब संसद में नहीं दिया जाता। समझ गए? मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात, उनको भाषण देने के लिए अनलिमिटेड टाइम था, वो सारे जो दूसरी बात, जिस एसआईआर पर उन्होंने सबसे बड़ा इशू बनाया, उस एसआईआर पर उन्होंने उस तरह से चर्चा नहीं की, कोई चर्चा उसमें राहुल जी ने नहीं की। वो भी एक हैरानी की बात थी। फिर जिस तरह से एक विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, बड़े लोग होते हैं मतलब पद के हिसाब से, उनके साथ कैसे संसदीय शालीनता की बात, जिसका निशिकांत जी ने पहले जिक्र किया था, उन्होंने कॉल एंड शक्धर की किताब का जिक्र करते हुए संसदीय परंपराओं का हवाला दिया था कि कैसे विपक्ष के नेता को व्यवहार करना चाहिए। तो वो उससे अलग है। और ये तो हमेशा होता है कि विपक्ष
इसको कोई बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर कहें कि भाई प्रधान होम मिनिस्टर ने या सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो ऐसी तो सब लोग बोलते ही हैं। सरकार भी समझती है कि जिन बातों का जवाब देना चाहिए वो दे देती है, जिन बातों को छोड़ना चाहिए उसके लिए वो ऐसे इश्यूज उठाती है जिससे हल्ला हो जाए, वॉकआउट हो जाए, कुछ भी हो जाए। भाई सोनिया गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, वो सब इशू है। मोटी बात, राहुल जी मौका चूके। मौका, वो तो मैं अक्सर कहता हूँ, फिर उस बात को बोलूँ कि राहुल गांधी नेवर मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। वैसे राहुल गांधी को एक अपॉर्चुनिटी और मिली थी, और इस बार तो सीधे प्रधानमंत्री और सीधे गृह मंत्री के साथ बैठकर 88 मिनट बैठे। 88 मिनट, 1.5 घंटे की मुलाकात है, अकेले में 3 लोगों की, देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के। उसके लिए भी जो कमेटी बनी हुई है उसमें प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी हैं। बंद कमरे में लगभग 90 मिनट की बैठक। अब लेकिन यहां किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, आम सहमति नहीं बन पाई। राहुल गांधी ने इस पर अपना डिसेंट दिया है। इससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें, जिनमें से चुनना था चुनाव इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, राहुल गांधी ने उस पर ऐतराज किया। और राहुल गांधी ने सबसे पहले तो खबर में यह है कि इन्होंने काफी दिनों से ये कह रहे थे कि मुझे आप कास्ट ब्रेकअप दीजिए, पैनल में जो नाम आए हैं कि इनमें से चुना जाएगा, इसमें किस किस जाति के लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं। तो ये उनका जातियों का रिप्रेजेंटेशन उसमें जानना चाह रहे थे। और ये बताया गया है कि ये वेडनेसडे को जो है उनको दे दिया गया, कल ही हुआ ना या पिछला होगा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। और उसमें केवल जो सेलेक्ट किए गए हैं उसमें केवल एक बैकवर्ड है। हाँ, मैं बता, ये भी अपडेट, ये उनको वो जातिवार नाम दे दिए गए कि इस जाति के हैं साहब ये। अब उन्होंने इस पर ऐतराज ये किया कि इसमें पिछड़ा जो ओबीसी हैं, एससी एसटी, इस अल्पसंख्यक, इन वर्गों का सही प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब इस वर्ग से कम नाम है। शॉर्टलिस्ट नामों में सिर्फ एक नाम है ओबीसी कैटेगरी से, जैसा सर ने बताया। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने डिसेंट नोट में कि सरकार सूचना के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। एक्चुअली केंद्रीय चुनाव आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल 11 पद होते हैं, जिसमें से चुनाव आयुक्त समेत 9 पद खाली हैं। इनको भरने के लिए ये कमेटी बनी हुई थी, जिसमें ये मीटिंग हुई, इसमें उन्होंने अपना जो है डिसेंट नोट दिया है। तो राहुल गांधी ने इसमें उनकी दिक्कत वो ये थी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं और अल्पसंख्यक हैं उनके नाम नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और देना चाह रहा था, जो आउटगोइंग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जिनकी वजह से रिक्त हुआ है पद, वो दलित है। ये भी रिकॉर्ड की बात है, तो ये भी आपको बता दें, वो भी इसी सरकार ने अपॉइंट किया होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पैनल में जितने नाम थे उसमें से केवल एक बैकवर्ड क्लास का था, बाकी सब ऑब्वियसली इन्फ्रेंस से अगड़ी जातियों के होंगे। समीर जी। बिल्कुल, राहुल गांधी का जो पूरा फोकस था वो ये था कि भाई इसमें से ओबीसी या दलित या अल्पसंख्यक को ज़्यादा फोकस को उनका ये था कि भाई अल्पसंख्यक की तरफ से कौन है। और ऐसा पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे थे, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी थे, हालांकि विपक्ष के नेता नहीं थे लेकिन सबसे बड़े दल के नेता थे, तो उन्हें शामिल किया गया था। तो उस समय भी उन्होंने जब यशोवर्धन सिन्हा को अपॉइंट किया था 2020 में, उस पर उन्होंने आपत्ति ली थी। उदय माहुगर की नियुक्ति हुई थी, तब उन्होंने उस पर आपत्ति ली थी। और एक और नाम अपॉइंट हुआ, उसके बाद उन्होंने आपत्ति ली थी। तो राहुल गांधी का तो तय था कि विपक्ष के नेता है, तो वो जो उनका एजेंडा है कि भाई हर मामले में ये पूछना कि इसमें ओबीसी कितने हैं, इसमें ईबीसी कितने हैं, इसमें दलित कौन से, और खास तौर से इसमें कोई अल्पसंख्यक क्यों नहीं है। कल भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि भाई आप अल्पसंख्यक किसी को लाकर बनाइए कि अल्पसंख्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया, और उन्होंने जो नोट दिया था कि भाई कौन किस जाति का, उसकी जानकारी दीजिए, सरकार ने वो भी जानकारी दी। अब राहुल गांधी तो उसमें नहीं है ना, लेकिन उतने बैकवर्ड और दलित, तो अब राहुल गांधी के साथ थोड़ी होगा कि राहुल गांधी तय करो। जहां राहुल गांधी का अधिकार है कि जहां पे ईबीसी ओबीसी आना चाहिए, जहां राहुल गांधी अपॉइंट कर सकते हैं। सर, ये क्या राहुल गांधी अपॉइंट करते हैं क्या? ये उनका मुद्दा है कि ऊंचे पदों पर बैकवर्ड क्लासेस के लोग नहीं पहुंच रहे। इसके पहले दलित था ना, ऐसा तो नहीं था कि इस पे जो आउटगोइंग सीआईसी है, उनका नाम है हीरालाल समारिया, दलित हैं, 65 वर्ष की आयु में रिटायर। उसके पहले दलित क्या था? और तमाम जगह आप देखोगे देश में पहली बार दलित मुख्य सूचना आयुक्त बना, वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और ये इसलिए जानना जरूरी है कि राहुल गांधी सिर्फ बात कर रहे हैं, उनको ये डर लगता है कि ये सारे काम मोदी सरकार कर रही तो हमारी आवाज जाए। जैसे जो लोग इस डिबेट को भी सुन रहे होंगे या जो अखबार पढ़ेंगे, उनको क्या लगेगा, राहुल जी चाह रहे हैं सभी जाति का वो प्रतिनिधित्व। नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे पदों पर इसका बहुत ध्यान रखा जाता है।
नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले बीजेपी ने इसीलिए अपने यहां पद बढ़ाए क्योंकि उसको महिलाओं को और उन जातियों को शामिल करना था। उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में लंबे समय तक जो रुकावट रही उसके पीछे यही वजह थी कि कई जगह पर जातीय समीकरण साधना है। और अगर देश का पहला मुख्य सूचना आयुक्त इस सरकार में आता है तो राहुल गांधी का यह प्रोपेगेंडा भर दिखता है। सीरियस कंसर्न है ऐसा लगता तो अपने राज्य की सरकार दो तीन बातें फिर आप सर, आप ये हमने किया। वरिष्ठ जन इसका जवाब दे दें। हर जाति का या समाज के हर वर्ग का व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, ये एक विषय चिंता का होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद उस पद तक लोग क्यों नहीं पहुंच रहे, ये दूसरी बात हुई। और तीसरा, क्या हर नियुक्ति करते समय केवल जाति ही इंपॉर्टेंट होगी, मेरिट नहीं देखी जाएगी? लेकिन उनका कहना है वे नहीं पहुंच रहे और मैं तो उस मीटिंग में गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए और राहुल गांधी को ये जाननी चाहिए। वो बार बार एक उठाते हैं कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी और कितने सचिव हुए। ये कमजोरी किसके कारण है? आज ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होगा वो कब, आज से कम 30 साल पहले उसको नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तभी जाकर के इस स्तर पर होगा। 30 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? उस समय आपने क्या व्यवस्था थी? अरे आपके समय तो एक भी नहीं आता था। आज जो कुछ बचा हुआ है वो हो रहा है, ये तो इसी सरकार के कारण हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो है वो प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था, तब ये संभव भी हो रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता। वही हालत प्रोफेसर्स वगैरह की है। वहां पर क्या पहले था ये आरक्षण? था? आरक्षण नहीं था। ये और बात है कि अर्जुन सिंह के समय जो है वो अर्जुन सिंह जी ने हायर एजुकेशन में लाया। मैं इसके लिए सर, मंडल कमीशन कब लागू हो गया? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब हो गई? मैं वही तो है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ तो प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी विरोध लागू कब हुई सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, डेट, ईयर 89 में हो गई ना? 91 में उसको कर दिया। चलिए 91 मान लेते, 24 साल हो गए। 24 साल से आरक्षण लागू है, तो 24 साल का अफसर तो आना चाहिए ना यहाँ पर। मैं वो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा है। आज के दिन में भी आप देखेंगे 24 क्यों 34 साल हो गए सर। देखिए, होता क्या है ना, पहले प्रोफेसरियल पोजीशन जो थे, ये सब जो था वो आरक्षण के दायरे से बाहर था, वो बाद में आया है। मंडल कमीशन 91 में आया, उसके बाद ये जो है प्रमोशन के अंदर जो है आरक्षण, वो भी बाद में इस बात को मैं आप बोल लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता। नहीं, इसका मत आप, मैं एक ही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि जब आपके पास 53 साल आप सत्ता में रहे, तब आपने क्या किया था? तब आपकी सोच में कहां थे? आज तो हो रहा है। नहीं, मैं नहीं, इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। ये हो रहा है। राहुल गांधी जाति आधार पर भारतीय समाज को तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये मुख्य एजेंडा है। सर आप बताइए। नहीं, यदि ऐसे देखते हैं ना तो फैक्ट वाइज ठीक लगता है, लेकिन हकीकत क्या है अब इसको समझिए। अभी बात हुई कि भाई वो बने थे आईएएस, उस समय उनका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात का मैं आपकी बात से शुरू करता हूं, जब आपने कहा कि हमेशा मेरिट को ध्यान रखना चाहिए, ये कास्ट को ध्यान रखना चाहिए। ये एक अपर कास्ट मेंटेलिटी का थॉट प्रोसेस है कि आप समझते हैं कि बैकवर्ड में कोई मेरिट होगी नहीं। इसको बहुत साफ रखना चाहिए कि जब भी बात होती है कहते हैं कि नहीं मेरिट से लेंगे, तो मेरिट का मतलब क्या बैकवर्ड में मेरिट? सर अब ये नाइंसाफी कर रहे हैं आप। नहीं, जब हम कहते हैं मेरिट, तो मैंने तो ये नहीं कहा कि उसमें बैकवर्ड नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि मेरिट से जो आए, हाँ, जो भी आए मेरिट से। नहीं सर, मैं सोशल सिस्टम, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बात करेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। पहली बात ये। दूसरी बात, मेरिट में आने के बाद जो लोग आपने सेलेक्ट किए, यदि आप सोशली इस पर चिंता करते तो आप उन ग्रुप में से भी हर एक प्रतिनिधित्व को, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सभी जाति नहीं, मतलब हर ग्रुप से कुछ कुछ लोगों को शामिल किया जाए, उनमें से जो बेस्ट लोग हैं उनको उस लिस्ट में बनाया जाता है पैनल में। ये जो पैनल में लिस्ट नाम आए, इसमें सब लोगों के नाम होने चाहिए, हर वर्ग से मतलब हर वर्ग का मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक जाति से हो, लेकिन हर वर्ग के ब्रॉडली वो होना चाहिए था। अब उसमें से आप सेलेक्ट करते। एक तर्क ये दिया जाता कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो ये बना दिया, पिछली बार दलित CIC बना दिया, तो अब खत्म हो गया काम। अब खत्म हो गया ये काम कि भाई अब एक बार बना दिया तो अब छुट्टी। ये तो हर दिन का काम है। हर दिन हर सिस्टम में हमारे सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। ये कोई खत्म नहीं हो जाता। मेरी शंका तो दूर कर दिए। 34 साल से जब आरक्षण प्रणाली लागू है, तो क्यों नहीं पहुंच रहे उस पद पर लोग? हाँ, तो वो नहीं पहुंच रहे हैं, वो इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं। आप जब कह रहे हो कि मेरिट पर जाना, वो लोग तो पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या? अब तो रिजर्वेशन हो गया, तो IAS, IPS और जो सेक्टर में सब में वो लोग सब जा रहे हैं। OBC
वही तो मैं कह रहा हूं कि उसमें से आपने सेलेक्ट करते वक्त तो नहीं लिया ना उनको। आप कह रहे टॉप पोजीशंस पर उनको कंसीडर नहीं कर रहे। कंसीडर नहीं कर रहे भाई। अब इसको दूसरे तरीके से मैं एक शब्द और बता देता हूँ, एक जानकारी और दे देता हूँ कि बहुत मैं गंभीर बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर बहुत सारे समाजों को कभी आपने मौका नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया? जानबूझकर, क्योंकि वो लोग टॉप पर पहुंचने वाले तो हैं मेरिट के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से। आरोप हो गया सर? हाँ, आरोप नहीं है, ये फैक्ट है, इसको आरोप मत कहिए, ये फैक्ट है। और आप कहेंगे तो मैं डिटेल बता दूंगा आपको। नहीं, अच्छी बहस है, हमको करनी चाहिए। सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रह जाएगी। एक लाइन जरूर जोड़ देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि विजय जी बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको आरक्षण का लाभ जो है वो ओबीसी को मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है, और आप उनकी रैंक वाइज मेरिट लिस्ट ऑर्डर एक बार जरा पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कितने अंतर के बावजूद ये व्यवस्था की जा रही है। जो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा हो रहा है समाज के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी एक बता देना चाहता हूं कि ओबीसी यदि जनरल कैटेगरी में आ जा रहा है तो जनरल कैटेगरी की सीट से उसको फिलअप किया जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी जो मेरिट लिस्ट में चला आता है वो जनरल कैटेगरी में, वो जनरल कैटेगरी में आना जाता है। ठीक है सर। इसके बावजूद भी उसको उनको अलग से एक दायरा आरक्षण का दिया जाता है। ये सच्चाई है आज की। अच्छी बहस हो गई। आगे एक मजेदार खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार जी के 85वें जन्मदिन से पहले एक डिनर पार्टी दी गई दिल्ली में। देश के कई दिग्गज जाने माने नेता, कारोबारी पहुंचे। राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, रेवंत रेड्डी दिखाई दे रहे हैं आपको, पवन खेड़ा जी थे कांग्रेस के नेता। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी एक व्यक्ति की, वो थे गौतम अडानी। गौतम अडानी की मौजूदगी को लेकर इस वक्त सारे राजनीतिक गलियारों में शोर हो रहा है कि ये मीटिंग हुई और शरद जी के साथ उनके जन्मदिन के मौके पर पार्टी में वो थे, और इसमें प्रियंका जी और राहुल जी भी आए। और प्रियंका राहुल जी तो उनके लिए तो अडानी का नाम जैसे बैल के सामने लाल रंग दिखा देना ऐसा है। लेकिन इस पार्टी में वो, अब मुझे ये नहीं मालूम कि एक वक्त पर वो वहां पर थे, उनका आमना सामना हुआ कि नहीं हुआ, वो सर बताएंगे। नहीं हुआ, वो नहीं थे। अडानी पहले आके निकल गए, गौतम अडानी जी आए थे, पहले निकल गए, राहुल गांधी बाद में पहुंचे। और शायद राहुल गांधी को पता था वो वहां पर आने वाले हैं और उन्हें बता दिया गया था कि वो वहां पर आएंगे। शरद पवार ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वो वहां पर आने वाले हैं। तो राहुल गांधी देर से पहुंचे, यह भी निश्चित हो गया कि वहां से गौतम अडानी जी चले गए। उनको अवॉइड किया कि मैं उनके हाँ, मतलब राहुल गांधी ने, दोनों ने अवॉइड किया, गौतम अडानी जी भी अवॉइड किया होगा कि ऐसी स्थिति में कि वहां सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे और कोई ऐसी स्थिति ना हो, तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस बात से बचने की कोशिश की होगी और वो पहले आकर चले गए थे। बाद में राहुल गांधी वहां पहुंचे। और राहुल, वैसे तो शरद पवार का बर्थडे 12 तारीख को आता है, कल है 12 दिसंबर को, लेकिन चूंकि कल क्या है, फ्राइडे है, कल सेशन के बाद सब निकल जाते हैं जल्दी जल्दी अपने इसमें, तो कल उन्होंने घर पे पार्टी रखी थी और बॉम्बे में भी इनके जन्मदिन की पार्टी है। तो राहुल जी ने शरद पवार से कहा होगा कि आपने ये क्रोनी कैपिटलिस्ट को क्यों बुलाया, ये चोरी से देश की सरकार चलाता है, ये तो कहना चाहिए था उनको। कैसी बात कर रहे हैं, मतलब वो जानते हैं कि उनकी भी सरकार वैसे ही चल रही है। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म से चल रही है, अगर उद्योगपतियों से चल रही है, तो क्या अंबानी अडानी के पैसे उनकी राज्य सरकारों में नहीं लगे हुए हैं? और क्या अंबानी अडानी से मिलने का, मैं फिर कह रहा हूं, ये राहुल गांधी इस देश को बहुत बड़े भ्रम में रखते हैं। फोन कर लिया, अच्छा आए कि नहीं, अडानी जी निकल गए, अच्छा तब हम आते हैं। क्या है भाई, आप एक तरफ सदन से वॉकआउट कर दे रहे हो, इतने गंभीर मुद्दे पर गृहमंत्री बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको उस पार्टी में जरूर जाना है और यह तय करना है कि बस अडानी से आपका सामने कोई फोटो ना आ जाए। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका एक भाषण है, उसको बार बार सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा मैं उद्योगपतियों से पर्दे के पीछे नहीं मिलता हूं, सामने मिलता हूं। तो उनकी सबके साथ फोटो मिलेगी, मतलब जितने लोग हैं सबके साथ फोटो मिलेगी। राहुल जी की फोटो अब नहीं मिलती है, तो क्या ये लोग मिलते नहीं है क्या? तो फिर पता चलता है जितनी सरकारें हैं सबसे पहले, और ये बुरा नहीं है, मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन वो अवॉइड करते हैं। वो अंबानी परिवार की शादी में भी नहीं गए थे, वो इसीलिए करते हैं ना कि उनके ऊपर कोई ठप्पा न लगे, मतलब जबकि घर जाके इनवाइट किया था। मन में चोर है ना, समझिए इसको। तो अंबानी जी को बढ़ाया किसने था? कांग्रेस की सरकार। प्रोफेसर लोग सर इतना पीछे चले जाते हैं कि बात में। नहीं, आप ये देखिए, मैं ये मानता हूं, मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं कि देश के उद्योगपतियों का इस देश के विकास में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका रत्ती भर भी गांधी परिवार का। सर एक